नमस्कार। आज हम भारत के इनक्रेडिबल भूगोल की एक तेज तर्रार सैर पर निकलेंगे। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के साइज से। जरा सोचिए, इसका टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब कितना ज्यादा बड़ा है ये। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये दुनिया की टोटल जमीन का सिर्फ 2.4% है। और जो बात इसे सच में असाधारण बना देती है वो ये है कि दुनिया की 17% आबादी इसी 2.4% जमीन पर रहती है। अब इसे कहते हैं भूगोल और लोगों का एक अनोखा संगम। तो भारत का ये ग्रैंड स्केल सिर्फ इसके एरिया तक ही सीमित नहीं है। इसकी लंबी जमीनी और समुद्री सरहदें भी हैं जो इसे वर्ल्ड मैप पर एक बहुत ही खास जगह दिलाती हैं। अच्छा, अब एक सवाल। अंदाजा लगाइए कि भारत की सबसे लंबी सरहद किस पड़ोसी देश के साथ है। देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में चीन या पाकिस्तान का नाम आएगा, है ना? लेकिन जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। तो सही जवाब है बांग्लादेश। जी हाँ, लगभग 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर। इससे पता चलता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। लिस्ट में इसके बाद चीन और पाकिस्तान का नंबर आता है। और सबसे छोटी बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर की। चलिए अब चलते हैं भारत के सिर के ताज यानी महान हिमालय की तरफ। देखिए, ये सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, ये तो एक तरह से भारत के मौसम के गार्ड हैं और हमारी जिंदगी देने वाली नदियों का सोर्स भी। हिमालय को आप एक के पीछे एक 4 लेयर्स की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर मतलब सबसे नॉर्थ में है ट्रांस हिमालय, जहां K2 पीक है। फिर आता है हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसकी ठीक नीचे हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियां। और सबसे आखिर में सबसे नई रेंज है शिवालिक, जो नदियों की लाई हुई मिट्टी से बनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विशाल पहाड़ हमेशा से एक दीवार बनकर खड़े रहें। जोजिला और नाथुला जैसे दर्रों ने सदियों से ट्रेड और कल्चर के लिए रास्ते खोले हैं। और आज तो उमलिंगला दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास बन चुका है। कमाल है ना? ओके, तो हिमालय से जैसे ही हम साउथ की तरफ नीचे उतरते हैं, हम भारत के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। एक तरफ है एकदम नए और उपजाऊ मैदान और दूसरी तरफ हैं बहुत ही पुराने पठार। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो नॉर्थ के मैदान हैं वो काफी नए हैं। नदियों ने जो मिट्टी लाकर जमा की है ये उससे बने हैं और इसीलिए इतने फर्टाइल हैं। दूसरी तरफ है हमारा पेनिसुला प्लेटो, जो बहुत पुराना है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये कठोर चट्टानों से बना है और मिनरल से भरा पड़ा है। यहाँ की काली मिट्टी की तो बात ही कुछ और है। इसे रेगुर भी कहते हैं और ये कॉटन यानी कपास के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी खासियत क्या है? जब ये गीली होती है तो फूल जाती है और जब सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रोसेस से मिट्टी में अपने आप हवा चली जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, यानी खुद ब खुद जुताई करने वाली मिट्टी। है ना नेचर का कमाल? अब इस पठार के दोनों किनारों पर है घाट, लेकिन ये भी एक जैसे नहीं है। जो वेस्टर्न घाट हैं वो एक लंबी दीवार की तरह हैं, ऊंचे और लगातार। ये मानसून की हवाओं को रोकते हैं और खूब बारिश करवाते हैं। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट जो हैं वो थोड़े नीचे हैं और बीच बीच में टूटे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों ने बहते हुए उन्हें काट दिया है और इसीलिए यहाँ बारिश भी कम होती है। चलिए अब पठार से आगे बढ़कर भारत के किनारों पर चलते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं कोस्ट्स, आइलैंड्स और डेजर्ट, और इनकी कहानी भी बिल्कुल अलग है। भारत की कोस्टलाइन जो करीब 7516 किलोमीटर लंबी है, इसकी भी एक नहीं दो कहानियां हैं। वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट थोड़ा संकरा है। यहाँ नदियां एस्चुरी बनाती हैं, मतलब सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। वहीं ईस्ट कोस्ट ज्यादा चौड़ा है, जहां महानदियां बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। और हाँ, सबसे लंबी कोस्टलाइन गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की। आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ भी दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां हैं। बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान और निकोबार हैं वो असल में पानी में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं जो ज्वालामुखी से बने हैं। और दूसरी तरफ अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, जो पूरी तरह से कोरल यानी मूंगे से बना है। एक वोल्केनिक, दूसरा कोरल, कितना अलग है। और अब चलते हैं भारत के सूखे रेतीले इलाके की तरफ, थार डेजर्ट। यहाँ टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम होता है। बारिश 150 मिलीमीटर से भी कम।
और यहाँ की सबसे खास पहचान है हवा से बने आधे चांद के आकार के रेत के टीले, जिन्हें बरखान कहा जाता है। तो इन सारे अलग अलग लैंडस्केप्स को जो चीज जीवन देती है वो हैं भारत की नदियां। हमारे वाटर रिसोर्सेज का सबसे बड़ा हिस्सा हिमालय से निकलने वाली नदियों से आता है। इसके बाद नंबर आता है पेनिनसुला की नदियों का। तो हमने पहाड़ देखे, मैदान, पठार, रेगिस्तान, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? मतलब इन सब का भारत पर क्या असर पड़ता है? इस बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा जा सकता है कि भारत का भूगोल सिर्फ एक बैकग्राउंड या नक्शा नहीं है, ये एक डायनामिक फोर्स है, एक जीती जागती ताकत है जिसने यहाँ के मौसम, इकोनॉमी, कल्चर और यहाँ तक कि हमारी डेस्टिनी को भी शेप दिया है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि भारत का ये इतना यूनिक और डाइवर्स भूगोल आने वाले वक्त में इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और इसके फ्यूचर डेवलपमेंट के रास्ते को कैसे तय करेगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?